हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा अकेडमी। हम लोग दोस्तों प्रीवियस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारा 12 प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम लोग 13वां प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों कल का जो पेपर हुआ उस पर हम एनालाइज किए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों टू द टॉपिक जो हमारे सिलेबस से आए, जिसमें वैन हीले का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आया हुआ है, उनके चरणों से आया हुआ है। और साथ में एनसीएफ 2005 दोस्तों, एनसीएफ 2005 को ध्यान से देख के जाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन की वैरायटी अलग हो रही है, लेकिन क्वेश्चन हमारे एनसीएफ से ही बन रहा है। और उसके साथ में पैटर्न्स और जोड़ना, योग और ये सब पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लासेस। आज की हमारी क्लास क्या है, मैथ्स जो है हमारा प्रीवियस का 13वां क्वेश्चन है, 13वां पेपर है। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों इसमें दिया हुआ भाज्य ज्ञात करना है, भाजक भी पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन में सब है। चलो पहले हम जान जाते हैं भाजक बराबर क्या होगा। भाजक बराबर, देखिए यहां पे कहा है भागफल का 5 गुना, जो भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का कितना है 4 गुना। शेषफल दिया है तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। भाजक मालूम हो गया 20। उसके बाद है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो यहां पर भागफल ज्ञात कर लेते हैं। 20 गुणे 1/5 गुना है, 1/5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 एके 4। इसका मतलब मालूम हो गया, भाजक भी मालूम हो गया, भागफल भी और शेषफल भी। तो हम भाज्य ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा भाजक कितना है 20 आया है, 20 भागफल 4 प्लस 5, 20 चौक 80 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 85। तो हमारा भाज्य जो है कितना आ जाएगा 85। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं में 5 क्रमागत संख्या है, दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत संख्या में दूसरी संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 48, 49, 50, 51 और 52। 5 संख्या कहा है क्रमागत, दूसरी कहा था, दूसरी के अनुसार हमने 5 संख्या कह दी। उसके बाद कहा है सम संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए इसमें सम संख्या कौन सी हो जाएगी 48, 50 और 52, उसका क्या कहा है गुणनफल। चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। 48 गुणे 50 करते हैं, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, ये हो जाएगा 2400। 2400 गुणे 52, अगर यहाँ पे 52 से गुणा करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2 जीरो टाल लेते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 5 20 और 8 28 के 8, 5 दूनी 10 और 2 12, 1,28,800। एक मिनट, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 और 20 24 होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा 24 हो जाएगा। ये 5 चौक 5 दूनी 10 और 2 12 कितना हो जाएगा 1,24,800। 1,24,800 हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्टील के तार एक वर्ग बनाती है। एक स्टील का तार जो है उससे क्या बनता है वर्ग बनता है, जिसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, कितनी है 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग एक मान लीजिए ये वर्ग बनाते हैं, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर 121, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी 11 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, उसके बाद क्या इसी से ही जब ये 11 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो उसका पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाएगा 4a बराबर 4 गुणे 11, कितना हो जाएगा 11 चौक 44 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, वो पेरीमीटर या
परिमाप हो जाएगा, किसका, वर्ग का। अब इसी से ही हमें क्या बना रहा है, इसको मोड़ करके एक आयत बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई दी है, लंबाई ज्ञात करना है। टोटल देखिए कितना है, पेरीमीटर है 44 सेंटीमीटर। एक आयत बनाते हैं, इसमें चौड़ाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, ये दोनों पूछा हुआ है। इसको हमने देखो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कितना है पेरीमीटर, परिमाप कितना है 44। 44 में से अगर 16 घटाएंगे, 44 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 14 में 6 गया 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 28। मतलब कि ये कितना है, दोनों लंबाई कितनी 28, इसका मतलब ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा। अगर सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, जो क्या है वर्ग का परिमाप है। इस आधार पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, लंबाई पूछा है तो लंबाई क्या हो जाएगी 14 14 हो जाती है। और जो आयत की प्रत्येक भुजा, जो आमने सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। इस आधार पर हमारा जो 14 है ऑप्शन डी वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करना है, ये दिया हुआ, इसके आधार पर बड़ी और छोटी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए पहले देते हैं 1/2, इसको को किस में बदलते हैं, दशमलव में, दशमलव बदल लेंगे तो इसलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। उसके बाद 1/3, ये हो जाएगा 0.33। 4/5 बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और कितना बचेगा 5 50, 5 9 45, 5 9 50, 5 8 40, कितना हो जाएगा 5 8 40। उसके बाद है 5/6, 0.6 8 48, 2 बचेगा 6 3 18। उसके बाद 3/4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। अब देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछा हुआ है, तो सबसे बड़ी देखिए भिन्न क्या होगी हमारी 5/6, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी क्या होगी हमारी 1/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/6 और 1/3। अब देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा देखिए पहले ऑप्शन ए में ही क्या है 5/6 और 1/3। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग है, अगर 1 सेंटीमीटर, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे 1 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का है। और कुल कितना निकालना, 36 छोटे वर्ग निकालना है, जिसका कितना आना चाहिए क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो कितने प्रकार से निकाला जा सकता है उसको देख लेते हैं। अगर करेंगे 1 गुणे 36 तब आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है। 2 गुणे 18 तब भी आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 गुणे 12 तब पर भी आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 गुणे 12, 4 गुणे 9 तब हो जाएगा 36 ना, 4 9 36। और कोई हो सकता है 1 2 3 4 5 हो जाएगा, नहीं 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने क्रम में लड़के होंगे, वही लड़के बताना, उसके बाद कितने क्रम में लड़के हैं। चलिए माना लड़के बराबर x, लड़की बराबर दोगुनी है तो क्या हो जाएगा 2x, और दोनों का योग कितना है 60, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 2x बराबर 60, 3x बराबर 60,
x बराबर कितना हो जाएगा 20। x का मान कितना हो जाएगा 20। अब इसमें देखिए पहले क्या कहते हैं, रोहित का ऊपर से क्रम 17 है, 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, मतलब कि टोटल कितने 17 लड़कियों में 17 लड़के लड़कियों में रोहित का क्रम 17वां है। अब देखिए 17 टोटल हैं, 17 में कितने लड़के उस समय हो रहे हैं, 17 में 9 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर 9 लड़की हैं तो लड़के कितने होंगे, 8 हो गए लड़के। ठीक है, कुल लड़कों की संख्या कितनी है, x का मान, ये लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या 20 है। अगर पहले 8 लड़के थे तो बाद में कितने होंगे, 20 माइनस 8 कर देंगे, आ जाएगा 12। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मतलब कि इसके बाद कितने लड़के और होंगे, तो 12 लड़के होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सायमा बस स्टैंड से 9:35 पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति, मतलब दोबारा बस जो आएगी वो प्रत्येक 20 मिनट की है, तो सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने समय का वेट करना होगा। देखिए जीनत की जो घड़ी है वो 5 मिनट फास्ट है, उस समय कितना टाइम हो रहा था, 9:25 उनकी घड़ी में। तो रियल टाइम क्या होगा, 9:20 ये हो जाएगा रियल टाइम। और सायमा जो है 9:35 पर पहुंची है, तो ये हो जाएगा 9:35 पर। और अगली जो बस है वो हर 20 मिनट पर आती है, तो अगर इसमें 20 मिनट हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9:40, और इसको जब घटा देंगे तो ये आएगा 5 मिनट। तो 5 मिनट बाद उसको अगली बस मिल जाएगी, किसको, सायमा को। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में क्या घटाया जाए कि जिससे 17,069 प्राप्त हो जाए। चलिए इसको जोड़ करके इसमें घटा देंगे, मालूम हो जाएगा। 10,001, 20,022, 30,333, ये हो जाएगा 6, 5, 3, 0, 6। इसको घटाएंगे 17,069। 16 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, 5 4 में से, ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 43,285। 16 में से 7, सॉरी यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 43,287। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। उसके बाद ये देखिए मूल्य दिया हुआ है, सुनैना 1 समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, 1 गुलाब जामुन, 1 बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपए का नोट दिया तो उसे कितने रुपए की धनराशि वापस मिलेगी। देखते हैं क्या कर लिए, सुनैना 1 समोसा, मतलब कि 5 रुपए समोसा में खर्च किए हैं। उसके बाद मूंगफली के 2 पैकेट, यहां गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 रुपए, पूरा हो जाएगा 13 रुपए। ठीक है, 1 गुलाब जामुन का मूल्य कितना है, 7 रुपए है, तो ये हो जाएगा 7 रुपए। उसके बाद 1 बोतल नींबू पानी खरीदती है, तो नींबू पानी कितने का है, 11 रुपए 50 पैसे का। ठीक, 11 रुपए 50 पैसे का। अब यही को सबको जोड़ करके 100 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 पैसा। 5 3 8 7 15, 15 1 16 के 6, हासिल बचेगा 1, और ये हो जाएगा 3, 36 रुपए 50 पैसे। 100 रुपए में माइनस कर देते हैं, 36 रुपए 50 पैसे। इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0, 5, ये हो जाएगा 9 में से 3, ये 9 में से 3 जाएंगे 63 रुपए 50 पैसे। हमारा ऑप्शन जो है देखिए कितना है, 63 रुपए 50 पैसे। हमारा जो ऑप्शन डी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। एक रेलगाड़ी 29 जून 2020 को बेंगलुरु से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल कितना समय है, मतलब कितना कुल टोटल समय लगा हुआ यहां से यहां के बीच में यात्रा करने में। चलिए उसको निकाल लेते हैं। देखिए 29 जून से जो है क्या हुआ, रेलगाड़ी स्टार्ट हुई है बेंगलुरु से, कब, रात के 23:55। इसका मतलब 29 जून को टोटल कितना टाइम मिला है, 5 मिनट। उसके बाद आता है 30 जून को। 30 जून को पूरी ट्रेन चली है, कितना है, 24 घंटा। तीस जून के बाद 2 तारीख को है ना, तो 1 जुलाई, क्योंकि जून जो है 30 का महीना होता है, जुलाई को पूरा 24 घंटा मिला हुआ है। उसके बाद 2 जुलाई को जो है 5:20 पर पहुंच जाती है, तो यहां पे करेंगे 2 जुलाई 5:20। सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा पहले 5, 2, 4 4 8 और 5 13 के 3, 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 53 घंटा 25 मिनट। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन जो बी है 53 घंटे 25 मिनट, यही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या आएगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, बहुत समझने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको हम लोग आसान करते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है, इसका मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 99 से गुणा किया जाता है। चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने पे क्या आ रहा है, 9 9 81, 9 8 72, 72 और 7 79, 9 9 81, 7 9 81 8 89, 8 बचेगा, 9 9 81 और 8 89, ये हो जाएगी 1 9 9 8। सबको जोड़ लेते हैं, तो ये आएगा 1 0 9 9 18 और 1 19, 8 9 17 और 1 18, 8 और 1 9, 98,901। उसके बाद देखिए ये गुणा करने पे मालूम हो गया। आगे क्या कह रहा है, इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 10, लेकिन उसमें क्या कहा, विषम संख्या, तो 10 के बाद हमारी कौन सी नंबर आएगा, 11। तो क्या हो जाएगा, 11 जो होगा वो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या होगा, इसको भाग दे देते हैं भाई 11 से। 11 से भाग देंगे, देखेंगे कितना आता है, 11 8 88, 10 बचेगा, हो जाएगा 11 9 99, 11 9 99, 11 1 11, 8,991। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, मतलब 50 का आधा क्या होगा, 50 का आधा होगा 25, 25 से अधिक है, मतलब क्या है, 25 से अधिक है, या 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। मतलब जो उसकी जो दहाई है 3, उसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है 30 और 40 के बीच में है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। ये तो दोस्तों ऑप्शन से ही हम लोग कर लेंगे। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। देखो इकाई का अंक ये दहाई का दुगुना है, नहीं 4 गुना है। ये क्या है, 1.5 गुना है। ये क्या होगा, 2 गुना है। ये क्या होगा, 2 गुने से कम है, तो ये ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी है, सही हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोदाम की विमाएं 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, पहले जो मीटर में दिया उसको किस पे चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे।
कितना हो जाएगा ये 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, गुणे 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर, गुणे 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। कितने से भाग देना, 25 सेंटीमीटर, 50 और 25, तो यहां हो जाएगा 25 गुणे 50 गुणे 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 दहा में 500। ठीक है, 25 से काटते हैं इसको, 25 दूना 50, 20 बचेगा, 25 अठे 200। 25 से इसको काटते हैं, 25 से 25 15 बचेगा, 25 छक्का 150। अब 16 गुणे 28 गुणे 10 कर लेंगे, तो पहले 28 गुणे 16 कर लेते हैं। 6 अठे 48, 8 के 8, 8 और 12 12, 8 20, 20 4 24 के 4 बचेगा 2, 2 एक 2 और 2 4, 448 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 4480। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, 4480 जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या मतलब है, अधिकतम कितने पार्सल को रखा जा सकता है, तो 4480 पार्सलों को रखा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपए का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा लेता है। ठीक है, मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय तक 249 रुपए का भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, ये ज्ञात करना है इसके आधार पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 249 है, 2 किलोमीटर चले हैं, कितना दिए हैं 25 रुपए, तो यहां 25 माइनस करते हैं। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 हो गया 2, ये हो जाएगा 2। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 8 रुपए, तो ये इसको क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 8 अठे 64, तो 28 किलोमीटर तो ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, 28 किलोमीटर ये हो गया 2, तो टोटल जोड़ने पे कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो उनके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती है। ये अंक दिए हुए हैं उनके, उसके बाद ये ऑप्शन दिया हुआ, उसके आधार पर करना है। पहले हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल मार्क्स कितने इनके आए हुए हैं। तो जगह 8 2 10 5 15, 15 और 8 15 और 8 23 हो जाएगा, 23 और 9 32 के 2 3 3 6 9 7 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 7 31, 31 7 हो जाएगा 38, 382। इसको चेक करते हैं। 4 8 12, 12 4 16, 16 9 25 के 5, 7 6 13, 13 और 7 13 7 हो जाएगा 20, 8 28, 28 6 34 और 2 36, 365 अंक वो पा रहे हैं, 382 वो पा रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। भाषाओं को छोड़कर, भाषाओं मतलब क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मतलब कि सुनीता ने जो है जसिका से अधिक, मतलब इसको छोड़ दो, अंग्रेजी और हिंदी को अगर छोड़ करके देखते हैं कि सब में अधिक अंक पाए हैं, तो हाँ गणित में अधिक पाए सुनीता ने, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन सही। अगला देखते हैं, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन अंकों से, कुल अंकों से अधिक है। मतलब कि क्या कह रहा है, गणित और विज्ञान के अंक उससे अधिक है। देखिए सुनीता के अंक जसिका से अधिक है, नहीं यहीं पे तो ज्यादा हो जा रहा है, ये भी देखिए ज्यादा ही है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 3 विषय में कहा है, जसिका ने इनसे 3 विषयों में, मान लो तो 1 में पाया है, 2 में पाया है, 2 विषय में ही तो पाए हैं, तीसरे में थोड़ी पाए, 3 तो नहीं पाए हैं, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल अंक कितने होते, बराबर होते हैं। देखते हैं दोनों का अंतर 17 आ रहा है, 12 में से 7 जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 17 अंक। हाँ दोस्तों, तो देखिए 18, अगर 17 अंक जसिका और पाया थी, दोनों के अंक क्या हो बराबर है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसको देखिए ध्यान से, क्योंकि इसके क्वेश्चन टोटल सेम फंस रहे हैं। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा है, ध्यान देखिएगा।
ऑप्शन ए है कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना है। दूसरा है अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, ये तो सही है, प्रोत्साहन देना है। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, हाँ अवसर प्रदान करना भी। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना या प्रोत्साहन देना। देखिए निर्धारित तरीका तो नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे क्या नहीं क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, तो नहीं के आधार पर देखिए निर्धारित अगर कर देंगे कि हाँ यही तरीका तुम्हें मानना तभी तो आएगा। उसके लिए क्या एक से अधिक तरीका, वो उनको छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से सोचें। जब सोच समझ के अपने हिसाब समस्या का समाधान करेंगे तो क्या करें ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर उनके लिए एक तरीका बता ये ऐसे करोगे तो सही होगा, तो ये क्या हो जाएगा नहीं वाला आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 25 के गुणनखंड क्या है, परिमाप की परिभाषा दीजिए। अब देखिए 4 पॉइंट दिया है, अध्यापक ने ये प्रश्न पूछे हैं। अब इसमें बताना है कौन सा क्या है। ए बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। ए सी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और बी डी बंद सिरे वाले। ए बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, डी मुक्त सिरे वाले। ए सी डी बंद सिरे वाले और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों जिसको सॉल्व करने के लिए एक से अधिक ऑप्शन मिलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं मुक्त सिरे वाले, जिसके एक से अधिक क्या होंगे उत्तर हो सकते हैं या ऑप्शन हो सकते हैं, वो क्या होगा हमारे मुक्त सिरे वाले होंगे। अब बंद सिरे वाले क्या होगा एकदम फिक्स होगा, 2 और 2 कितना होता है 4, ये क्या होगा हमारा बंद सिरे वाले क्वेश्चन। देखते हैं, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 4 है। इसमें देखिए कई ऑप्शन होते हैं, 2 6 8, 1 7 8, 3 5 8, ये क्या होगा मुक्त सिरे वाले, तो ये क्या है मुक्त वाला हो गया। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज खींचना उसका परिमाप कितना है 50, इसको हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। 20 15 15 कर सकते हैं, 10 10 30 कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा मुक्त वाला हो जाएगा। 25 के गुणनखंड क्या है, अब देखिए गुणनखंड का है तो 25 के क्या है 5 गुणे 5, ऐसे गुणनखंड ही तो बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बंद सिरे वाला होगा। परिमाप की परिभाषा यह तो क्या होगा डिफाइन होगी, वो भी क्या हो जाएगा बंद सिरे जैसा लिखा होगा, टू द पॉइंट बता देंगे तो परिभाषा से हो जाएगा, ये बंद सिरे वाला हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो ए है, ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। पहला क्या है मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्न को प्रस्तुत करना, मुक्त परिकलन और सही सूत्रों को स्मरण करना। अब देखिए दोस्तों मुख्य सूचक पूछा हुआ है तो प्रश्न को प्रस्तुत करना किसके अंदर सृजनात्मकता है, सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक क्या है प्रश्न को प्रस्तुत करना, जब प्रॉब्लम पोजिंग, ठीक है, प्रश्न को प्रस्तुत करना, जब प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन ऑटोमेटिक आएगा। जब क्वेश्चन बच्चे सोचेंगे अपना तर्क लगाएंगे चिंतन करेंगे तो उस आधार पर क्या होगा हमारा प्रश्न को प्रस्तुत करना ऑप्शन जो होगा उसका क्या है सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैन हिले के त्रिविम दिक्स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे को यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। दोस्तों ये चरण जो उनका था वही बताना है, और ये जो वैन हिले हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी क्वेश्चन अभी कल का भी हुआ उसमें भी वैन हिले से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले क्या है स्तर 0 क्या है दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध और निगमन। अब देखो वो क्या कर रहा है, दृश्यीकरण में क्या होता है वो चीजों को देख लेता है और चीजों को पहचान नहीं पाता है कि अंतर नहीं कर पाता है, खाली बस देख सकता है। विश्लेषण करता क्या करता है उसमें अलग अलग चीजों का विश्लेषण करता है, ये छोटा है बड़ा है उसके आधार पर, गोल है आयत के आकार में है। संबंध, अब देखिए संबंध क्या है वो वर्ग एक आयत भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है वो एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है, इसका मतलब जो वर्ग होता है वो क्या है आयत भी है, आयत में ही क्या होता है वर्ग क्या रहता है, तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है, योग तत्समक के रूप में। तो दोस्तों ये तो 0 1 स्वयं संख्या, संख्या का ऋणात्मक। अब देखिए शून्य जो होगा
शून्य का योग तत्समक के रूप में इसको क्या कहते हैं, उल्लेखित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? उचित कथन बताना है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। सही। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। ठीक है, ये भी सही है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ, तर्क वितर्क उसमें होता ही है, ये भी सही है। कक्षा में गणितीय समझ में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। नहीं है, उसकी संस्कृति की भूमिका भी तो कुछ ना कुछ होगी ही। तो हमारा देखिए ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो ए बी सी किसमें है, ऑप्शन सी में, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ज्यामिति को दो आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। नहीं, उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। द्विस्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। अब देखिए ये तो गलत हो जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ परिभाषाओं से परिचय देने पे तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। तो हमारा देखिए द्विस्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित, जो उनके अंदर जो समझ है उसको क्या करना, विकसित करना किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर हमारा जो सी है वही सही है। अब देखते हैं केवल सी किसमें है, तो ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा में गणित प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। नहीं कह दिया तो सही है। ये वे अस्पष्ट और असंगत होते हैं। नहीं, गणित कौशल कहां से अस्पष्ट और असंगत है, स्पष्ट होते हैं और संगत होते हैं। वे गणित को प्रश्न हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। हाँ दोस्तों, वो क्या करते हैं, अलग अलग विकल्प देते हैं प्रश्न को हल करने में। कौन, गणितीय कौशल। तो हमारा जो सी है वो सही होगा। देखते हैं किसमें है, ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, द्विक स्थान संबंधी विवेचन विकसित करने होने की संभावना न्यूनतम है? न्यूनतम कहा दोस्तों, कम से कम। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों को नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के सममित अक्ष को पहचानना। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को त्रिविम विवेचन और क्या बोलता है, द्विक स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम, कम से कम किसमें होगा? देखिए आंकड़ों का निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, तो यही जो होगा हमारा क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। बाकी जो है 10 ग्राम पर ये अलग हो जाएगा, ठोस आकृतियां बनाना वो भी अलग हो जाएगा, और सिमेट्री करना वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारा सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा, ये सब तो हो जाएगा, मेन होगा ये क्या होगा, सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 गुणे 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? सबसे बेस्ट विधि जो है वही बताना है। पहले क्या है, कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 आयताकार, क्या है, 3 गुणे 5 आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना, 3 गुणे 5। उसके बाद है, उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ करना। कविता पाठ करना तो नहीं आएगा। परिकलन, कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर गया। देखिए कैलकुलेटर का प्रयोग कहां कर रहा है, अगर कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तो आएगा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। संपलाव गणना, स्किप काउंटिंग, अब देखिए स्किप काउंटिंग करके तो कहां पे हम 3 और 5 के बीच में गुणन कर पाएंगे, तो ये भी तो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग रेक्टेंगल एरे ऑफ 3 बाय यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ वस्तुओं में 3 और 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना, तो अगर रचना का निर्माण करेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, गुणन की जो प्रक्रिया वो क्या हो जाएगी, सृजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं को समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, ये तो सही है। छोटी समस्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। हाँ, सरल से कठिन की ओर चलना है। तो शिक्षण सूत्र हमारा क्या कहता है, सरल से कठिन की ओर। पहले हम इजी समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कठिन करेंगे।
उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, विद्यार्थियों को कलन विधि एल्गोरिथम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है। हाँ, एल्गोरिथम समझाने के लिए क्या करेंगे, मूर्त जो सामान दिखता है उसको दिखा कर कुछ करेंगे तो क्या होगा, उनके लिए सही हो जाएगा, उस तो सही है। अगला क्या है, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष only one method of solving a particular type of problem should be emphasized, मतलब कि जो इसमें जो एक प्रकार की जो समस्या उसको हल करने के लिए कहा जाएगा तो नहीं, यहाँ पे केवल भी दिया हुआ जो हमारा क्वेश्चन जो टैग होता है वो क्या केवल का प्रयोग कर लिया है, तो इस आधार पर क्या होगा, ये जो है नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, वो करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से किस संख्या में 4 का प्रयोग गणन संख्या कार्डिनल भाव में हुआ है। तो कार्डिनल नंबर हमारे क्या होते हैं, पहले जान लेते हैं, और ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल वो होते हैं जो क्या होते हैं, क्रम में होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और कार्डिनल वो होंगे 1 2 3 4। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय, हमारा क्या ऑर्डिनल नंबर होगा, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है, ये भी ऑर्डिनल होगा। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है, ये भी क्या होगा, ऑर्डिनल होगा। पूछा क्या है, कार्डिनल पूछा हुआ है। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल, तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या के दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। संख्या को दूसरी से, एक संख्या को दूसरी संख्या विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर इसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। अगला क्या है, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। पहला क्या कह रहा है, एक संख्या की दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, नहीं, कैसे, 2 गुणे अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये तो कम हो जा रहा है, तो इस पर क्या होगा, गलत होगा। दूसरा क्या है, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे उसका मान सदैव कम नहीं होगा, देखिए कम भी हो सकता है और ज्यादा भी तो होता है। जैसे क्या है, 2/3, अगर 2/3 अगर कर रहे हैं तो 0.6, ये तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो अगर यहीं पर 3/2 करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 1.5, ये भी कम हो रहा है। लेकिन अभी और देखें, 17/2, तो ये हो जाएगा 2 8 16.5। अब देखो यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो ये तो सदैव कम की बात कहा है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अगला क्या कह रहा है, एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। हाँ दोस्तों, जैसे हमने क्या किया, 8 × 10, तो हमारा क्या आएगा, 80, इकाई के स्थान पर 0। ये हमारा 10 का जो विभाज्यता का नियम है उसका भी यही रूल होता है कि इकाई के अंत में हमेशा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सही है, सी वाला सही है। उसके बाद डी क्या कह रहा है, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। वो क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो गुणनफल भागफल का प्रतिलोम, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस आधार पर सी और डी सही है। देखते हैं सी डी कहां सही है, ऑप्शन बी जो है सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध जो कथन है उसको पहचानना है। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है, नहीं। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, हाँ। अगला क्या है, कार्य प्रणाली के, मतलब गणित समूह के कार्य प्रणाली को यांत्रिक समतुल्य माना जा सकता है, नहीं। हमारा देखिए ऑप्शन जो सी क्या है, गणित में नमूनों की पहचान करना, वही क्या हो जाएगा, शुद्ध कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समिति सिमेट्री के अवधारणा के परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य नीति कौन सी है। जो सबसे बेस्ट जो है सिमेट्री का एग्जांपल अगर बच्चों को देना है, इसमें समझाना है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है वो बताना है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं। अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा, दोस्तों यहाँ परिभाषा दिया है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया। अगर देखिए सिमेट्री बताना है तो उसमें अगर वाद विवाद करेंगे तो उसमें कहां उसका आंसर मिल पाएगा, नहीं, ये तो नहीं होगा। बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब निरीक्षण कर रहे हैं ठीक तो है, लेकिन उनको सिमेट्री बताना है। सिमेट्री के किस आधार पर जल्दी समझेंगे, उनकी अवधारणा कैसे होती है, कैसे नहीं होता, कैसे सिमेट्री समझेंगे। अगर वो निरीक्षण करेंगे तो कहां समझ पाएंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन जो ए है, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाए। जैसे एक पेपर है, ठीक है, पेपर को उसको मोड़ करके बताया जाए, देखिए ये आया था, इसको अगर सिमेट्री करना है, इसको अगर 2 पार्ट में कर देंगे, ये पूरा इसको कवर कर ले रहा है, तो क्या होगी, सिमेट्री। अगर कवर नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, सिमेट्री नहीं होगी। इस आधार पर अगर सिखाएंगे तो बच्चों के अंदर क्या एक अवधारणा बन जाएगी सिमेट्री की, कैसे क्या होता है। तो हमारा इस आधार पर ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा।
तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।